हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें प्लैनेट मूसुई को दिखाया जाता है जहां पे लुओ फैंग ने किंग मूसुई को अपने ग्रेविटी प्रेशर के अंडर सप्रेस करके रखा होता है। तभी वहां पे किंग मूसुई कहता है कि माय लॉर्ड, मैंने तो पास्ट में आपको कभी भी देखा भी नहीं है और मुझे जहाँ तक याद है मैं आपसे कभी मिला भी नहीं हूँ, तो प्लीज आप बता सकते हैं कि आखिर मैंने कब आपको ऑफेंड कर दिया। मगर तभी वहां पे बबाता लुओ फैंग की वर्ल्ड रिंग के अंदर से कहती है कि लुओ फैंग तुरंत इसे मार दो, इसके ऊपर रहम मत दिखाना, इससे मैं मरता हुआ देखना चाहती हूँ। तभी लुओ फैंग सीधा ही किंग मूसुई से कहता है कि तुम काफी ज्यादा सेंसिबल हो, अगर अफसोस की बात यह है कि तुम यहाँ पे कितना भी स्ट्रगल कर लो तुम यहाँ पे नहीं बचने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारा मरना तय है। अब ये सुन करके वहाँ पे किंग मूसुई को समझ में नहीं आता है कि आखिर ये बंदा उसे मारना क्यों चाहता है। अगर तभी किंग मूसुई अपने मन में कहता है कि बस मैं इस बंदे से यहाँ से कैसे भी बच जाऊं, मैं फिर अपने सारे ही सर्वेंट्स को अपनी आंखों के सामने मार दूंगा। इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इस तरीके से देखने की। वहीं पे लुओ फैंग कहता है कि बस अब बहुत हो चुका, तुमने बहुत बकवास कर ली। ये कहने के साथ सीधा लुओ फैंग अपनी मू यून वाइन को समन करता है और सीधा ही उसके चेस्ट को चीर के रख देता है, जहाँ पे अभी भी किंग मूसुई कहता है कि प्लीज मुझे बता तो दे कि आखिर मुझे मार क्यों रहे हैं, आखिर रीजन क्या है। वहीं पे सारे ही सर्वेंट अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और सारी ही सोल्जर्स उसके चिल्लाते हुए कहते हैं कि डेविल एम्परर आप ठीक तो है ना। मगर वहां पे अभी भी किंग मूसुई कहता है कि प्लीज लॉर्ड आखिर मुझे बता तो दें कि आखिर मेरी गलती क्या थी, आखिर आप मुझ पे इतना ज्यादा भड़के क्यों हैं, मैंने आपका आखिर पास्ट में क्या बिगाड़ा है, प्लीज मुझे बता दें। तभी वहां पे लुओ फैंग अपने मास्टर की गोल्डन स्योरिंग सर्फिंग बोर्ड को बाहर निकालता है, जिसे देख करके वहां पे किंग मूसुई कहता है ये तो गोल्डन सर्फिंग बोर्ड है जिसे मैंने कहीं तो देखा है मगर कहाँ पे। मगर तभी बबाता लुओ फैंग से कहती है कि लुओ फैंग मैं इसे अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देखना चाहती हूँ, इसलिए तुरंत मुझे वर्ल्ड रिंग से बाहर निकालो, ये मेरी आंखों के सामने मरेगा तभी मुझे सुकून मिलेगा। वहीं पे लुओ फैंग कहता है तो ठीक है बबाता बाहर आ जाओ। ये कहने के साथ लुओ फैंग तुरंत ही अपनी स्पेस रिंग को ऊपर की तरफ करता है और उसके अंदर से बबाता को बाहर निकालता है। अभी भी यहाँ पे किंग मूसुई एकदम सस्पेंस में होता है कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। मगर जब उसके सामने बबाता आती है उसके सामने सारी ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वो समझ जाता है कि ये एआई असल में उसके पुराने दुश्मन हु यान बू की असिस्टेंट थी। ये जान करके वो एकदम खौफ में आ जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। और तभी हम वहां पे नोटिस करते हैं कि बबाता यहाँ पे पूरी ही तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी, वो पहली वाली बबाता अब नहीं रही थी। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे बबाता को हार्ट ऑफ इवोल्यूशन अपनी स्पेसशिप के अंदर ही दे दिया था, जो कि असल में ऑटोमेशन रेस का ट्रेजर है, जिसे अगर कोई भी एआई कंज्यूम करता है तो वो एआई पूरी ही तरीके से इवॉल्व हो जाएगा और साथ में उसके पास ये क्वालिफिकेशन आ जाएगी कि वो अब कल्टीवेशन भी कर सकता है हम ह्यूमंस की तरह। बबाता के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, इनफैक्ट मेरे लिए भी, कि मैं बबाता को एक मौका दे सकूं कि वो अपने ही हाथों से अपने दुश्मन को मार गिराए, और बबाता अब ये करने में पूरी ही तरीके से सक्षम है। वहीं पे हम बबाता के नए लुक को देखते हैं जो कि यकीनन टेरिफाइंग लग रहा होता है। और तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि बबाता अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने हाथों से ही अपने दुश्मन को मारो। ये कहने के साथ लुओ फैंग अपनी स्पेस रिंग के अंदर से अपनी पॉइजनस शॉट को बाहर निकालता है और उसे सीधा ही बबाता की तरफ थ्रो कर देता है। बबाता बहुत ही कूल अंदाज में उस शॉट को पकड़ती है और मू यून वाइन के सामने खड़ी हो जाती है। अब ये देख करके वहाँ पे वो किंग मूसुई को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो यहाँ पे खुद को कैसे बचाए, मगर लुओ फैंग अपनी मू यून वाइन का इस्तेमाल करके उसे हवा में उछालता है और सीधा ही बबाता के पास पटक देता है। वहीं पे बबाता अपनी शॉट को स्विंग करते हुए एक ही स्लैश अटैक में उसे बीच से फाड़ करके रख देती है, जहां पे अब किंग मूसुई के दो टुकड़े हो चुके थे। वो खुद को फिर से जोड़ने की कोशिश करता है मगर
लुओ फैंग की मू युन वाइन भला उसे ऐसा कैसे करने दे सकती थी। वो उसे चारों ही तरफ से लपेट लेती है और अपने नोकीले टेंटिकल से लगातार उसके ऊपर अटैक करने लगती है और उठा के उसे सीधा जमीन पर पटक देती है। अब ये देख करके उस किंग मूसुई के सोल्जर एकदम डर के अपनी जगह पे कांपने लगते हैं और वहीं पे बबाता इस मंजर को देख करके खुश हो रही होती है। मगर यहाँ पे लुओ फैंग भला यहाँ पे किंग मूसुई के सोल्जर को जिंदा कैसे छोड़ देता। वो एक ही बार में अपनी मू युन वाइन का इस्तेमाल करके उन सबको भी लगातार मारना शुरू कर देता है। ये देख करके वहाँ पे मौजूद सारे के सारे इस किंग मूसुई के सर्वेंट एकदम डर जाते हैं कि कहीं ये बंदा हमें भी ना मार दे। मगर जब वो देखते हैं कि लुओ फैंग उन लोगों को नहीं मार रहा, वो लोग तुरंत वहाँ से शिप को लेकर के वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ पे लुओ फैंग इतनी बेरहमी से उस किंग मूसुई को मार रहा होता है अपनी मू युन वाइन से, जैसा कि लग रहा होता है कि मू युन वाइन अपने ही बदला निकाल रही हो। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी तरीके से किंग मूसुई खत्म हो चुका था। उसकी पूरी की पूरी बॉडी बबाता के सामने इरेज हो जाती है। ये देख के बबाता फाइनली अपनी शॉट को अपने हाथ से छोड़ती है और वहीं ज़मीन पे बैठ के रोने लगती है, जहाँ पे वो रोते हुए कहती है कि मास्टर, आपने देखा, मैंने आपका बदला ले लिया, मैंने किंग मूसुई को मार दिया है, वो मेरे सामने पड़ा हुआ है। मास्टर, जब आपने मुझे अपनी लेगेसी को दिया था टाइम मुझे यकीन ही नहीं था कि मैं किंग मूसुई को अपने हाथों से मार पाऊंगी। और लुओ फैंग एज अ डिसाइबल जब मुझे मिला तो मैंने भी लुओ फैंग को अपने एनिमी के बारे में कभी भी नहीं बताया कि आखिर मेरे मास्टर को किसने मारा था। मगर आज वो दिन आ चुका है जिससे मैं कभी भी इमेजिन नहीं कर सकती थी कि मैं अपने हाथों से अपने मास्टर का बदला लूंगी। तभी लुओ फैंग उसके बगल में बैठ के उसे सहलाते हुए कहता है कि बबाता, जितना मन करे उतना तुम रो लो, तुम्हारा दिल हल्का हो जाएगा, हमारे पास काफ़ी समय है यहाँ पे रुकने का। तभी वहाँ पे बबाता लुओ फैंग की तरफ देखते हुए कहती है कि लुओ फैंग, थैंक यू, तुमने आज मेरे अधूरे काम को पूरा करने में मेरी मदद की। आज जा कर के फाइनली मेरे मास्टर की आत्मा एकदम सुकून भरी ज़िंदगी जी रही होगी। ये कहने के साथ वो अपने मास्टर और अपने साथियों को याद करती है और फिर से वहाँ पे ज़ोर ज़ोर से बच्चों की तरह रोना शुरू कर देती है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि लुओ फैंग अपनी स्पेसशिप को लेकर के वो हुई सीक्रेट रीजन की तरफ निकल चुका था, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि इस समय हम आइस प्रिज्म स्टार बेल्ट के पास में हैं, एक ऐसी जगह जहाँ एक खास तरह की जिंदगी रहती है। ये लोग यूनिवर्स के जन्म से पहले से मौजूद हैं। इनका नाम दाऊ कुई है और इनका चेहरा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है और दिल भी साफ होता है, लेकिन फिर भी ये खून के प्यासे होते हैं। वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी के रिकॉर्ड के हिसाब से ये लोग अपने बीच बहुत यूनाइट और फ्रेंडली होते हैं, पर दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा दुश्मनी रखते हैं, मतलब बिल्कुल दिल के सख्त, क्योंकि ये जन्म से ही बहुत तेज़ ठंडी एनर्जी से बने होते हैं। इसलिए इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इंसानों से 100 गुना ज़्यादा होती है। और मेरे मास्टर ने जो मुझे लोकेशन दी है उसके हिसाब से तीसरा ब्लैक मेटल प्लेट इसी जगह पे मौजूद है। वो हुई सीक्रेट रीजन के आइस प्रिज्म स्टार बेल्ट में छुपा है। अब मुझे बस इस आइस प्रिज्म के कई प्लैनेट में से वो ब्लैक मेटल बोर्ड को ढूंढना होगा और वापस ले आना होगा। के साथ लुओ फैंग तुरंत ही वहाँ पे तियानज़ेन से कहता है कि तियानज़ेन, क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसा सर्वेंट है जिसकी फिजिकल बॉडी बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो और वो बहुत ही आराम से इन्वेस्टिगेशन कर सके और हमारे लिए स्पाई का काम कर सके बिना किसी के नज़र में आए हुए, और वो बहुत ज़्यादा फास्ट भी होना चाहिए। ये सुनकर के वहाँ पे तियानज़ेन कहता है कि मास्टर, बिल्कुल एक शख्स मेरे पास है। ये कहने के साथ वो अपनी स्पेस रिंग के अंदर से तुरंत वहाँ पे एक मंकी को समन करता है और वो मंकी जैसे ही अपीयर होता है वो यहाँ पे तियानज़ेन को ग्रीट करके कहता है कि मास्टर, बताएं मुझे क्या करना है। तभी वहाँ पे तियानज़ेन कहता है कि ये मेरे मास्टर हैं और अब से तुम्हें इनके ही ऑर्डर को फॉलो करना होगा। तभी मंकी कहता है कि मास्टर की मास्टर, हुक्म करें, क्या करना है मुझे। तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम्हें यहाँ पे इस आइस प्रिज्म स्टार बेल्ट में जाना है, जहाँ पे ऑलरेडी कई सारे प्लैनेट्स हैं और इसके अंदर
तुम्हें मेरे लिए एक मेटल प्लेट को ढूंढना होगा और मैं तुम्हें एक माइक्रो डिटेक्टर देता हूँ जिसका इस्तेमाल करके तुम उस मेटल प्लेट की कोऑर्डिनेट को ढूंढ सकते हो। ये सुन करके वो मंकी कहता है कि मास्टर आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही कहूँगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड भी रहूँगा और तुम जहाँ जहाँ जाओगे मैं तुम्हें ऑब्जर्व भी करूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो मंकी सीधा ही उस आइस प्रिज्म स्टार बेल्ट के एक प्लैनेट पे आता है और कहता है कि भाई यहाँ पे तो बड़ी ही ठंड है। आखिर यहाँ पे मास्टर के मास्टर को वो ब्लैक मेटल प्लेट जो चाहिए वो आखिर मैं यहाँ कहाँ पे ढूंढूंगा, इतने विशाल प्लैनेट में वो पता नहीं कहाँ पे छुपा होगा। ये कहने के साथ वो लुओ फैंग के माइक्रो डिटेक्टर को बाहर निकालता है और उससे सारे ही प्लैनेट को स्कैन करने लगता है, जहाँ पे अब वो बड़े ही आसानी से हर एक बारीकी को ऑब्जर्व कर पा रहा होता है और अलग अलग प्लैनेट पे जाके वो अपने मास्टर के ब्लैक मेटल प्लेट को ढूंढने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि उसने यहाँ पे सारे ही प्लैनेट को छान मारा था और वो फाइनली अब एक गुफा के अंदर घुस जाता है, यानी कि इस प्लैनेट के अंदर। और जैसे ही वो इस प्लैनेट के अंदर एंटर किया था उसे एक अजीब सी जगह दिखती है, जिसे जा करके वो छूते हुए कहता है कि भाई ये तो एलियन शिप है। ये कहने के साथ वो बड़ी ही तेजी से आसपास की चीजों को ऑब्जर्व करने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग उस मंकी की ही आंखों से सारी ही चीजों को देख रहा होता है, मगर यहाँ पे लुओ फैंग को ऐसा लगता है कि कोई ना कोई यहाँ पे आ रहा है। तभी लुओ फैंग कहता है कि मंकी तुरंत यहाँ पे एक अच्छी जगह देखो और जा करके छुप जाओ, जरूर यहाँ पे कोई आ रहा है। मंकी भी तुरंत अलर्ट हो जाता है और तुरंत वहाँ से भाग के कोने में जाके छुप जाता है। तभी वहाँ पे दाओ कुई पीपल्स आते हैं जो कि दो कल्टीवेटर्स होते हैं और आसपास की चीज़ों को देखते हुए उसकी जो जूनियर सिस्टर होती है वो कहती है कि सीनियर सिस्टर इतने साल बीत चुके हैं कोई भी एलियन नहीं आया है, क्या हमें अपने पैलेस के अंदर एक और एलियन के आइस स्टैचू को देखने का मौका नहीं मिलेगा। तभी उसकी सीनियर सिस्टर कहती है कि परेशान मत हो, मुझे लगता है कोई ना कोई अनलकी एलियन ज़रूर होगा जो कि हमारे इस प्लेनेट पे आता ही होगा। ये कहने के साथ वो दोनों ही बहनें दूसरी डायरेक्शन में चली जाती हैं। तभी वो मंकी बाहर निकलता है। लुओ फैंग उससे कहता है कि मंकी ये लोग जिस डायरेक्शन से आई थी तुम तुरंत उसी डायरेक्शन को फॉलो करो। तभी मंकी माइक्रो डिटेक्टर को एक्टिवेट करता है और उसकी लोकेशन को फॉलो करते हुए उस जगह पे जाने लगता है जिस जगह से ये दोनों ही लड़कियां आई थी। तभी वहां पे लुओ फैंग कहता है कि मैंने यहाँ पे सारे के सारे आइस प्रिज्म बेल्ट के सारे प्लैनेट्स को ऑब्जर्व कर लिया है, मगर कहीं पे भी मुझे उस ब्लैक मेटल का एक भी नामो निशान नहीं मिला है। तो मुझे लगता है कि ज़रूर इसके अंदर ही वो ब्लैक मेटल प्लेट छुपा होगा। आखिर इस गुफा के एकदम डीप में है क्या। तभी वो मंकी कई सारे बादलों को क्रॉस करते हुए इस प्लैनेट के एकदम कोर में आता है। तभी उन लोगों के सामने एक विशाल सा आइस पैलेस अपीयर होता है, जिसे देख के लुओ फैंग और उस मंकी के दोनों के ही होश उड़ जाते हैं। तभी वो बेचारा मंकी एकदम सदमे में आके कोने में खड़ा होता है, जहाँ पे लुओ फैंग कहता है कि आखिर इस प्लैनेट के बीच में एक पैलेस क्या कर रहा है। अगर ये यहाँ पे मौजूद है तो ये बात साफ है कि ज़रूर इसके ही अंदर वो ब्लैक मेटल प्लेट मौजूद होगी। मगर तभी वो मंकी कहता है कि मास्टर मुझे यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग ऑरा सेंस हो रहा है, जैसे कि कोई स्ट्रॉन्ग पर्सन यहाँ पे मौजूद है। तो क्या अंदर जाना मेरे लिए सेफ होगा। तभी लुओ फैंग कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ भी होगा मैं आ जाऊँगा, जाके इन्वेस्टिगेट करो कि आखिर क्या अंदर वो ब्लैक मेटल प्लेट मौजूद है या नहीं। अगर एक चीज का खास तौर से ध्यान रखना, अपनी सेफ्टी का, अपने सारे ही सेंसेस को एक्टिवेट रखना और खतरे के आभास होते ही वहां से भाग जाना। ये सुन करके वहां पे वो मंकी कहता है कि मास्टर जैसा आपका हुक्म। ये कहने के साथ वो बेचारा घबराते हुए आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे लुओ फैंग उसकी आंखों से हर एक चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। उसे भी यहाँ पे यकीन नहीं हो रहा होता है कि इन लोगों ने इतनी अच्छी तरीके से अपने पैलेस को अपने ही प्लैनेट के एकदम डीप में छुपा के रखा हुआ है। तभी वो मंकी लुओ फैंग के आदेश पे आगे बढ़ते हुए सीधा ही उस पैलेस के अंदर अपने हिप को खुजलाते हुए एंटर कर जाता है। वहीं पे लुओ फैंग भी बड़ा ही एक्साइटेड होता है कि आखिर अंदर क्या ही मौजूद होगा। तभी वहाँ पे वो मंकी लुओ फैंग को अलग अलग से ट्रेजर्स दिखा के कहता है कि मास्टर क्या ये वही ब्लैक मेटल है। उसे यहाँ पे जो भी ब्लैक चीज़ दिखती वो यहाँ पे लुओ फैंग को दिखा के बोलता है कि मास्टर कहीं ये तो आपका वो ट्रेजर नहीं है ना। ये कहते हुए बेचारा वहाँ पे हर एक कोने को छान मारता है और एकदम थक चुका था। वहीं पे लुओ फैंग
फैंग भी उसकी आंखों से अपने ब्लैक मेटल को ढूंढने की कोशिश करता है। इन लोगों की आंखें बहुत तेज़ी से चल रही होती हैं, मगर सडन उन दोनों की ही आंखें बड़ी हो जाती हैं और यहाँ पे मंकी कुछ रिएक्ट कर पाता उसके पहले ही इस पैलेस की गार्डियन आकर के सीधे ही अपनी पावर से उस मंकी के ऊपर अटैक कर देती है। बेचारा मंकी सिर्फ पलटा था, वो यहाँ पे पूरी ही तरीके से फ्रीज हो जाता है। अब ये देख करके लुओ फैंग भी एकदम हैरान हो चुका था, क्योंकि यहाँ पे जो मंकी का सिग्नल लुओ फैंग को मिल रहा था वो यहाँ पे लुओ फैंग के डिस्प्ले से ब्लिंक करते हुए गायब हो जाता है, क्योंकि बेचारा मंकी ऑलरेडी फ्रीज हो चुका है और वो एक स्टैचू में कन्वर्ट हो चुका है। और तभी वहाँ पे लुओ फैंग नो सिग्नल को देख करके कहता है कि अब मैं किसी भी कीमत पे इस पैलेस को अवॉइड नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसके अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करनी होगी, क्योंकि ज़रूर इसके ही अंदर वो ब्लैक मेटल प्लेट मौजूद होगी, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी सारे प्लैनेट को स्कैन कर ही लिया है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।